हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। देखिए, इस संडे को जो वीकली करंट अफेयर आने थे 1 से 6 जुलाई के, वो नहीं आ सके थे किसी कारणवश। मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी ठीक नहीं थी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। तो अभी हम इसको कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर 1 जुलाई से 6 जुलाई के बीच वाले। ये वही करंट अफेयर हैं जो आप डेली सेशंस हमारे करंट अफेयर्स के देखते हो रिचा मैम के साथ दोपहर 12 बजे। उन्हीं का ही जो क्रक्स है, उन्हीं का ही जो इंपॉर्टेंट वाला भाग है, उसका एक क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं पूरे हफ्ते का। तो ये वही वीकली करंट अफेयर है, ठीक है। जितने नए स्टूडेंट्स हैं उनको बताना थोड़ा जरूरी हो जाता है कि इसमें होता क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच कंट्री वाज रैंक्ड फर्स्ट इन द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024। मतलब कौन सा सिटी रहने के लिए सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा जो शहर फर्स्ट रैंक मिला है जिसको, वो मिला है वियना को। इसके बारे में देख लेते हैं वियना को। देखो, वियना इज द वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबिलिटी सिटी फॉर द थर्ड स्ट्रेट ईयर। लगातार तीसरा साल हो गया वियना को ये फर्स्ट रैंक मिलते हुए। ये जो इंडेक्स है इसको देता कौन है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इसको रिलीज करती है। 173 सिटीज, पूरे विश्व के अंदर 173 सिटीज का आंकड़ा इन्होंने इकट्ठा किया, ठीक है। और इस इंडेक्स का नाम है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स या लिवेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। इंडिया इंडेक्स रैंक द लिवेबिलिटी अक्रॉस 5 की कैटेगरी। 5 कैटेगरी के अंदर ये सारी चीजें देखी जाती है कि वहां पे स्टेबिलिटी कितनी है उस शहर में, वहां हेल्थ केयर फैसिलिटी कैसी है, वहां का कल्चर और एनवायरनमेंट कैसा है, एजुकेशन कैसी है और इंफ्रा कैसा है। इन 5 चीजों के आधार पे ये इंडेक्स निकाला जाता है। वियना जो है वो वर्ल्ड की बेस्ट सिटी घोषित हो गई है, ठीक है। बॉटम से कौन है? सबसे नीचे कौन रहा? दमिश्कस, ठीक है। सीरिया का दमिश्कस जो है वो सबसे नीचे रहा। ऑस्ट्रिया का वियना सबसे बढ़िया शहर रहा। पाकिस्तान का कराची, बांग्लादेश का कैपिटल ढाका, ये भी लीस्ट लिवेबल सिटी के अंदर है, बॉटम 10 के अंदर है, ठीक है। तो हम लिस्ट भी देख लेंगे टॉप 10 की। देखिए, वियना है सबसे ऊपर, देन कोपेनहेगन है, देन ज्यूरिख है, मेलबर्न है, ठीक है। ये आप इस तरीके से देख रहे हो। टॉप के 3 भी अगर आप याद रखते हो तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बाकी बॉटम का मैंने आपको बता दिया। बॉटम 5 कौन है? कराची का पाकिस्तान, पाकिस्तान का कराची, नाइजीरिया का लागोस, अल्जीरिया का अल्जीरस, लिबिया ट्रिपोली, ठीक है, और सीरिया का दमिश्कस, ये सबसे नीचे है। लीस्ट लिवेबिलिटी मतलब यहाँ के हालात सबसे खतरनाक है, सबसे खराब है। टॉप 5 में कौन है ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। 4 सिटीज जो है वो एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर है। मेलबर्न एंड सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, ओसाका इन जापान, ऑकलैंड इन न्यूजीलैंड हैव मेड इट इनटू दिस ईयर्स टॉप 10 मोस्ट लिवेबल सिटीज ग्लोबली। मतलब ये 4 शहर ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है और ये टॉप 10 की लिस्ट में आ गए हैं। एशिया पैसिफिक रीजन के ये देश हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ट्री मैन ऑफ तेलंगाना अवार्ड बाय द ग्रीन मैपल फाउंडेशन। ग्रीन मैपल फाउंडेशन ने किसको ट्री मैन ऑफ तेलंगाना का अवार्ड दिया है? तो ये दिया है एन बालाराम को, ठीक है। एन बालाराम को क्या किया है इन्होंने, क्यों ये अवार्ड मिलता है? देखिए, सिंगरेनी सीएमडी बालाराम को ट्री मैन ऑफ तेलंगाना अवार्ड मिला है। और ये जो अवार्ड है ये देता कौन है? ग्रीन मैपल फाउंडेशन इस अवार्ड को देती है, ठीक है। इस कंपनी के जो चेयरमैन है, डायरेक्टर है, मैं कहूंगी, ट्री मैन ऑफ तेलंगाना का अवार्ड उनको मिला है, एन बालाराम को। इन्होंने क्या किया है? 18,000 सैंपलिंग्स को प्लांट किया है, ठीक है। और 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 35 मिनी फॉरेस्ट बनाने की कोशिश की है। ग्रीन मैपल फाउंडेशन इस अवार्ड को हर साल देती है ताकि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट कंपनीज के अंदर भी एनकरेज हो सके, ठीक है। तो अब की बार ये एन बालाराम जी को जाता है। तीसरा सवाल क्या कहता है? हु इज अवॉर्डेड द 12th विश्व हिंदी सम्मान। 12 विश्व हिंदी सम्मान किसे मिला है? ये मिला है उषा ठाकुर को, डॉक्टर उषा ठाकुर को। क्या क्या इन्होंने किया है, क्यों ये मिला है, कौन देता है, इसकी बात करते हैं। देखो, ये जो अवार्ड मिला है इंडियन एम्बेसी ने, नेपाल के अंदर जो अपनी इंडियन एम्बेसी है उसने ये अवार्ड दिया है। हिंदी संवाद इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। और उन्होंने डॉक्टर उषा ठाकुर को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, हिंदी लिटरेचर में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड उनको दिया है। उन्होंने 40 से ज्यादा लिटरेचर हिंदी के ट्रांसलेट किए हैं, ठीक है। नेपाली और हिंदी के 40 से ज्यादा
जो लिटरेचर है वो ट्रांसलेट किए हैं हिंदी भाषा को स्ट्रेंथन करने के लिए। दिस अवार्ड इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इस अवार्ड को दिया है वंस इन 3 years, 3 साल में एक बार उन लोगों को मिलता है जो हिंदी लैंग्वेज को स्प्रेड करने में कुछ ना कुछ विकास करते हैं। ठीक है, तो ये इवेंट किसने ऑर्गेनाइज किया था? इंडियन एम्बेसी ने नेपाल में इवेंट ऑर्गेनाइज किया था और ये अवार्ड जो दिया है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने दिया है। ये 12वां विश्व हिंदी कॉन्फ्रेंस था, जो 12वां विश्व हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है इट वाज हेल्ड इन फिजी इन 2023। As Dr. Thakur could not attend the event in Fiji, she was given the award in an event organized in Tribhuvan University in Kathmandu. फिजी के अंदर जो ये अवार्ड हुआ था वहां इनको मिलना था, लेकिन उषा ठाकुर जी वहां नहीं जा सकी थी, इस वजह से इनको काठमांडू त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के अंदर अभी अवार्ड मिला है जो पेंडिंग था इनका। What is the unique technology used in the new Japanese banknote? जापान ने नए बैंक नोट जारी किए हैं और नई टेक्नोलॉजी कौन सी आई है? कटिंग एज होलोग्राफी। 3D टेक्नोलॉजी है ये कटिंग एज होलोग्राफी। पहली बार ये टेक्नोलॉजी जो है दुनिया में देखी जा रही है, जिसको जापान लाया है। यानी कि एक तो इसके ऊपर क्या होगा, जो लोग दृष्टि विहीन लोग हैं, दृष्टिबाधित लोग हैं, जो लोग विजुअली इंपेयर्ड हैं, वो भी नोटों को आराम से पहचान सकेंगे। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर टेक्टाइल मार्क्स हैं और ये वर्ल्ड का पहली बार ऐसा हो रहा है, कटिंग एज होलोग्राफी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जिसके अंदर जैसे आप नोट को रोटेट करोगे तो 3D इमेजेस आपको नोट की दिखेगी। ठीक है, और ये जो है 3 जुलाई को जापान ने लॉन्च किए हैं। 3 जुलाई को जापान ने ये नोट लॉन्च किए हैं। अगला है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिलीज्ड बाय IMF। इंडिया का क्या रैंक है इस AIPI इंडेक्स में? 72nd रैंक है इंडिया का। कौन इस इंडेक्स को रिलीज करता है? IMF। किससे रिलेटेड है कि कौन सा देश AI को यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने में कितना सक्षम है। ठीक है, कौन सा देश कितना सक्षम है? तो भारत 72वें नंबर पे है, 72nd नंबर पे है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स डैशबोर्ड जो है वो जारी किया है। इंडिया जो है 72nd रैंक पे है और टोटल 174 कंट्रीज का, पूरे वर्ल्ड वाइड 174 कंट्रीज का आंकड़ा जो है इन्होंने नोट किया है। ठीक है, तो IMF ने इस इंडेक्स को जारी किया है 174 कंट्रीज में। 3 मेन कैटेगरी, लो इनकम कैटेगरी, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी और एडवांस्ड इकोनॉमी, 3 इकोनॉमी की, 3 स्तर की इकोनॉमी के अंदर अलग अलग रैंकिंग इन्होंने दी है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है। एडवांस्ड इकोनॉमीज में सिंगापुर, डेनमार्क और यूनाइटेड स्टेट्स ये टॉप पे रहे हैं। ये इनके मार्क्स है, मार्क्स याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर जो इमर्जिंग मार्केट है उसके अंदर इंडिया जो है उसका इतना स्कोर रहा है 0.49, इसको याद रखना, और 72nd रैंक हमको अपने को विश्व में मिला है। बांग्लादेश, श्रीलंका और चाइना ये जो है, अच्छा चाइना को इमर्जिंग में नहीं रखा इन्होंने, ये लो इनकम कंट्री के अंदर इनके क्या रैंक है? 113, 92nd और 31st। चाइना का रैंक है 31st। ठीक है, तो यानी कौन सा देश जो है वो AIPI यानी कि इस इंडेक्स के बारे में क्या पता लगता है कि कौन सा देश कितना रेडी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने में। तो 4 मेन एरियाज के अंदर रेडीनेस देखी जाती है। किसी भी देश में डिजिटल इंफ्रा कैसा है, वहां का ह्यूमन कैपिटल यानी लोगों में स्किल कितनी है, उनको ज्ञान कितना है इंटरनेट वगैरह का, लेबर मार्केट की पॉलिसीज कैसी है, क्रिएटिविटी और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैसा है, वहां के रूल रेगुलेशन कैसे हैं। इन 4 आधारों पे इवेल्युएट किया जाता है इस इंडेक्स में आपका रैंक क्या आएगा। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 40% जॉब जो है वो छिन जाएंगी विश्व की, क्योंकि होगा ना, रोबोट ही काम कर देगा, इंसान की जरूरत नहीं है। और AI कैन बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड हेल्प न्यू इंडस्ट्री एंड जॉब ग्रो, लेकिन इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। जो इंसान एक काम 10 दिन में कर रहा है, 10 काम रोबोट 1 दिन में कर देगा, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, नई इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो टॉप कंट्रीज कौन है आप देख लीजिए, सिंगापुर, देन डेनमार्क, देन US, नीदरलैंड, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, जर्मनी, स्वीडन और इंडिया जो है वो 72nd रैंक पे है। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े, आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। देखो, हमारी ऐप पर कुछ बैचेस चल रहे हैं जो आपके लिए काफी बेहतरीन प्रूव होने वाले हैं। स्टैटिक जीके कंप्लीट, जिसमें आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स और ये सारी चीजें कवर करवाई जा रही है। 100+ टॉपिक्स, रिचा मैम का ये स्पेशल बैच है स्टैटिक जीके का। फिर एक बैच चल रहा है जनरल अवेयरनेस का बैच चल रहा है, जिसके अंदर हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके सब कुछ इंक्लूड हो रहा है, यानी ये एक कॉम्बो पैक की तरह है। ठीक है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो, सारे बैचेस आपको रिकॉर्डेड मिलते हैं इसके अंदर।
और फिर जो है एक टेस्ट सीरीज हमने बनाई हुई है, यानी कि अगर किसी स्टूडेंट ने तैयारी कर ली है और ये देखना चाहता है कि हम कितने तैयार हैं और किस तरीके के सवाल पेपर पूछ रहा है, तो उसके लिए आपको ये टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लेना चाहिए। तो परचम ऐप पे ये सब कुछ अवेलेबल है। परचम ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से सारी चीजों को आप चेक कर सकते हैं कि कौन से फीचर्स किसके अंदर है। ठीक है, तो आगे देखते हैं 6 क्वेश्चन क्या कहता है। व्हाट इज द प्राइमरी टारगेट ऑफ स्नो ब्लाइंड मालवेयर ऑन एंड्रॉइड डिवाइसेस? क्या कहता है जो ये स्नो ब्लाइंड मैलवेयर है, इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? इसका प्राथमिक लक्ष्य है बैंकिंग क्रेडेंशियल्स को पता करना। देखो ये एक मैलवेयर है, ये एक वायरस है, आप कह सकते हो एक स्पैम है। इससे क्या होगा, अपने मोबाइल के अंदर ना कुछ ऐसे सेककॉम्प यानी कि सिक्योर कंप्यूटिंग करके कुछ सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो हमारी 2 स्टेप्स ऑथेंटिकेशन का ध्यान रखते हैं कि ओटीपी आएगा, अब आपको ये करना है, अब आपको वो करना है। जैसे आप बैंकिंग डिटेल्स डालते हो ना, तो वहां पे आपसे कुछ ऑथेंटिकेशंस मांगते हैं वो। ठीक है, तो ये उसको क्या करता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को फेल कर देता है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को फेल करने से क्या होगा, जो ये स्नो ब्लाइंड नाम का मालवेयर एंटर ले रहा है आपके डिवाइस के अंदर, तो आपका सिस्टम उसको, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको पहचान ही नहीं पाएगा। जब पहचान ही नहीं पाएगा तो आपके पूरे फोन का एक्सेस, आपके पूरी बैंकिंग क्रेडेंशियल्स का एक्सेस जो है उस इंसान के पास है, यानी स्नो ब्लाइंड के पास है, मैलवेयर के पास है, स्पैम के पास है। अब ये जो है जो चाहे आपके अकाउंट से कर सकता है, आपकी डिटेलिंग से कर सकता है। तो ये एक नया बैंकिंग मैलवेयर है स्नो ब्लाइंड, जिसका काम क्या है, बैंकिंग क्रेडेंशियल्स को स्टील करना, चुराना। ठीक है, आपकी परमिशन के बिना, विदाउट योर परमिशन। इससे क्या होगा, इससे आपके, ये सबसे ज्यादा साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सबसे ज्यादा फैल रहा है। ये क्या करता है, जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है सेककॉप यानी सिक्योर कंप्यूटिंग, उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, एक कोड को इंजेक्ट करता है जिससे जितने भी एंटी टैंपरिंग मेजर्स है वो इनिशियलाइज हो जाते हैं। यानी कहने का भाव क्या है, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम था वो काम को रोक देगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक, इन सबको डिसेबल कर देगा। ठीक है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके फोन से, आपके हाथ में है आपका फोन, लेकिन उसके अंदर काम जो हो रहा है वो आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से स्नो ब्लाइंड मैलवेयर काम करेगा। When is संथाल हुल दिवस सेलिब्रेटेड? कब इसको सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर इज 30 जून। क्या है ये? देखो क्या हुआ था, जो 1855 में एक रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, 4 ब्रदर्स मेनली थे, वैसे तो बहुत सारे लोग थे, मेनली 4 ब्रदर, सीधो, कान्हो, चांद और भैरव मुर्मू, और 2 इनकी बहनें थी, फूलो और झानो। ये 6 लोगों ने मिलकर इसकी मुहिम शुरू की थी। बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए थे। ये सबसे पहले ब्रिटिश कॉलोनियल के अगेंस्ट पहला पीजेंट अपराइजिंग था। अपनी जमीन के लिए, अपने अधिकारों के लिए ये संथाल ट्राइब्स के जो लोग हैं वो ब्रिटिश के खिलाफ जो है वो विद्रोह करते हैं। ठीक है, संथाल ऑल्सो फाउट अगेंस्ट द अपर कास्ट, ना केवल ब्रिटिशर्स के खिलाफ बल्कि अपर कास्ट के जो लोग थे, जमींदार लोग जो थे, दरोगा लोग जो थे, मनी लेंडर लोग थे, उनके खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठाई थी और इन सबको ये डीकू कहते थे। ठीक है, अपनी इकोनॉमिक, कल्चरल और रिलीजियस एस्पेक्ट्स को सेव करने के लिए इन लोगों से भी इन्होंने लड़ाई की। 1832 में कुछ एरिया को डीलिमिट कर दिया एज संथाल परगना। ठीक है, कि ये संथाल परगना है, उसको डीलिमिट कर दिया। और आज के दिन क्या है, प्रेजेंट डे झारखंड के कुछ एरिया जैसे साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, पाकुर, जामतारा, ये जो है ये आज के एरियाज हैं, उस समय संथाल परगना के अंदर आ रहे थे। While the Santhals were promised settlement and agriculture in दामिनेको, क्या कह रहा है कि संथाल्स को प्रॉमिस किया गया कि आपको इतनी जगह पे आपका सेटलमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन ये किस तरीके की चीजों से जूझ रहे थे, इनकी लैंड छीन ली गई थी, इनसे बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही थी। ठीक है, अब जो मुर्मू ब्रदर्स थे, मतलब जो 4 भाई और 2 बहनों के मैंने नाम लिए हैं, तो वो 60,000 संथाल्स इकट्ठे हो जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है गुरिल्ला वॉरफेयर जो है ये छेड़ देते हैं। ठीक है, और फाइनली इनके जो विद्रोह को क्रश कर दिया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 3 जनवरी 1856 को, यानी 3 जनवरी 1856 को इनको क्रश कर दिया जाता है। और फाइनली सीधू को फांसी दे दी जाती है इन अगस्त 1855, फिर कान्हू को फरवरी 1856 में फांसी दे दी जाती है। लेकिन इनकी जीत हुई, इनको तो फांसी मिली, लेकिन ये जिस चीज के लिए लड़ रहे थे उसमें इनकी जीत हुई। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट ऑफ 1876 ये पास हो जाता है। ये क्या कहता है कि जो आदिवासी लैंड है वो नॉन आदिवासी को ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, नॉन आदिवासी को ट्रांसफर नहीं होगी। और ये जो पूरा विद्रोह हो रहा था उसको ही हुल के नाम से जान रहे थे।
ठीक। और फिर एक छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, ये संथाल विद्रोह से जुड़ा हुआ नहीं था, ये बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था, तो बिरसा मूवमेंट से, तो इन्होंने भी कुछ इसी तरीके के वजह को लेकर विद्रोह किया था। बिरसा लोगों ने भी, बिरसा मुंडा का नाम बड़ा फेमस है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो 1908 में पास हुआ, और ये कहा गया कि जो लैंड ट्रांसफर है वो सेम कास्ट को ही दिया जाएगा, ठीक है, सेम कास्ट को ही दिया जाएगा, आपकी लैंड किसी भी और को नहीं दी जाएगी। तो इस तरीके से ये वाला एक्ट भी पास हुआ और इस पूरे विद्रोह में इनकी जीत हुई। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल डॉक्टर्स डे। नेशनल डॉक्टर्स डे, और आपको बताना है नोट करेक्ट क्या है। द डे वॉज एस्टैब्लिश टू कमेमोरेट एंड एडमायर डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। थीम ऑफ द ईयर 2024 इज हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। वो कह रहा है क्या चीज गलत है, तो हम कह रहे हैं कुछ भी गलत नहीं है, यानी नीदर वन नो टू, आंसर विल बी डी। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में क्या कहता है। हैप्पी नेशनल डॉक्टर्स डे, ये मनाया कब जाता है, 1 जुलाई को। देखो ऑफिशियली इसको 1991 में डेजिग्नेट किया गया था। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जिनके बर्थ और डेथ एनिवर्सरी को ऑनर करने के लिए 1991 में इसको ऑफिशियली डेजिग्नेट किया गया था एज अ नेशनल डॉक्टर्स डे। ये फिजिशियन थे, फ्रीडम फाइटर भी थे और फॉर्मर सीएम भी रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के। ठीक है, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का इन्होंने फाउंडेशन रखा था, बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने किया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट किया। 1961 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया और इस बार की थीम थी हीलिंग हैंड्स एंड केयरिंग हार्ट्स। इनके बर्थ और डेथ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में जो है ये नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। हु वाज प्रेजेंटेड विद द फर्स्ट के सरस्वती अम्मा अवार्ड, ये किसको मिला है, फर्स्ट के सरस्वती अम्मा पुरस्कार, ये पी गीता जी को मिला है। ठीक है, पी गीता जी को मिला है। ये क्या है ये अवार्ड, इसको देखते हैं। देखिए ये जो है के सरस्वती अम्मा अवार्ड, इसको विंग्स इंस्टीट्यूटेड बाय विंग्स क्या है, विमेन इंटीग्रेशन एंड ग्रोथ थ्रू स्पोर्ट्स, केरला की जो ये पूरा इंस्टीट्यूशंस है वो इस अवार्ड को देता है, के सरस्वती अम्मा अवार्ड। और ये पी गीता जी को मिला है इनकी फैमिली स्टडीज के लिए। ठीक है, महिला होते हुए इनकी पढ़ाई के लिए ये अवार्ड जो मिला है। मलयालम लिटरेचर के अंदर ये पायनियर फेमिनिस्ट रही हैं। 1975 में इनका निधन भी हो चुका है, 1919 में इनका जन्म हुआ था, तो इनको ये अवार्ड मिला है। व्हाट इज द थीम ऑफ रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज रिम पैक 2024? इस बार की जो थीम थी वो क्या थी, वो थी पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। देखिए क्या है, इंडिया के आईएनएस शिवालिक ने विश्व के इतने बड़े रिम पैक में हिस्सा लिया जो हवाई में हो रहा है। इसमें 29 नेशंस, 40 सरफेस शिप्स और 3 सबमरीन्स ने, यानी और 150 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट ने इसके अंदर हिस्सा लिया। 25,000 पर्सनल्स टोटल पार्टिसिपेट करते हैं इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। भारत की तरफ से आईएनएस शिवालिक जाता है रिम पैक में। इस बार की थीम है पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। ठीक है, और ये 27 जून से 7 जुलाई के बीच में होने वाला है। और ये जो वैसे तो 1 अगस्त तक चलेगी, पर जो हार्बर फेज चलेगा वो 27 जून से 7 जुलाई के बीच तक चलेगा। रिमपैक की बात करें तो ये लार्जेस्ट बाइनियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। बाइनियल यानी 2 साल में एक बार हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसकी लीड करता है। इसका बैकग्राउंड 1971 से ये शुरू हुआ है, उस समय एनुअल एक्सरसाइज था। यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ये मेन इसके अंदर इन्वॉल्व रहते थे। 1974 में ये स्टार्ट हुआ एज अ मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, और इसको बाइनियल इवेंट कर दिया। 71 से 74 ये एनुअल रहा, फिर 74 से इसको बाइनियल कर दिया, 2 साल में एक बार सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं हमारे आईएनएस शिवालिक की। ये हमारा पहला स्टील्थ फ्रिगेट था। स्टील्थ फ्रिगेट क्या होता है, कुछ इस तरीके का जो चीरता हुआ पानी को आगे बढ़ जाता है, स्टील्थ फ्रिगेट था शिवालिक सीरीज का, अंडर प्रोजेक्ट 17। प्रोजेक्ट 17 के अंदर हमने बहुत सारे फ्रिगेट्स बनाने थे, तो ये पहला फ्रिगेट था आईएनएस शिवालिक प्रोजेक्ट 17 के अंदर जिसने इसमें हिस्सा लिया है। और इसको मैज़गांव डॉक लिमिटेड एमडीएल मुंबई ने इसको बनाया था और कमीशन किया था 29 अप्रैल 2010 को। इंडियन नेवी में इसको कमीशन किया था 2010 में। फीचर क्या है, कंबाइंड डीजल गैस प्रोपल्शन सिस्टम इसके अंदर है। ठीक है, और ये इंडियन नेवी में पहला ऐसा फ्रिगेट बना था। 11th क्वेश्चन कहता है हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन काउंसिल के, यूरोपियन यूनियन के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो ये बने हैं एंटोनियो कोस्टा। कौन बने हैं, एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। पीएम मोदी जी ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया इनके प्रेसिडेंट बनने पे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल के, पोर्टुगीज के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा जो है यूरोपियन काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। पहले कौन थे, चार्ल्स माइकल थे बेल्जियम के। 1 अक्टूबर 2024 को अब कोस्टा जी जो हैं वो इस
पद पे आ जाएंगे। यूरोपियन काउंसिल की अगर हम बात करें तो ये उन इश्यूज को संभालता है जो कहीं और डील नहीं हो रहे हैं, ठीक है। लोअर लेवल के इंटर गवर्नमेंटल कॉर्पोरेशन से जो डील नहीं हो रहे उनको यूरोपियन काउंसिल देखेगा। इसके मेंबर्स कौन होते हैं? यूरोपियन कंट्रीज के, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के जितने भी हेड ऑफ द स्टेट या गवर्नमेंट होते हैं वो सब इसका हिस्सा होते हैं। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट, ये सब इसके मेंबर होते हैं इस पूरी काउंसिल के। लोकेशन है इसका ब्रुसेल, बेल्जियम के अंदर। और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो 2.5 साल के लिए चुने जाते हैं और री इलेक्ट केवल एक बार हो सकते हैं, यानी एक प्रेसिडेंट केवल 5 साल तक काम कर सकता है, एक बार में 2.5 साल, फिर एक बार में 2.5 साल, ठीक है। तो ये पूरी बात थी इसके बारे में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 इज हु डिजाइन द इंडियन सेरेमोनियल ड्रेस फॉर द पेरिस ओलंपिक 2024? इंडियन सेरेमोनियल ड्रेस पेरिस ओलंपिक के लिए कौन बना रहा है? तो ये बना रहे हैं तरुण ताहिलियानी, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या है ये। देखिए, मनसुख मांडविया और हरदीप सिंह पुरी ने पेरिस ओलंपिक के लिए जो फॉर्मल अपनी ड्रेस होने वाली है और खेल किट, गेम की किट जो होने वाली है उसको अनवील किया, उसको डिस्क्लोज किया, ठीक है। तो 120 एथलीट्स जो हैं हम पेरिस ओलंपिक्स में जा रहे हैं। और मनसुख मांडविया कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। हरदीप सिंह पुरी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो 3 किट बनाई जा रही है। प्लेइंग किट डिजाइन की है JSW इंस्पायर ने। सेरेमोनियल ड्रेस डिजाइन की है तरुण ताहिलियानी ने, ठीक है। और परफॉर्मेंस शू, जो शूज वगैरह ये पहनेंगे, ट्रेवल गियर पहनेंगे, उसको प्यूमा बना रहा है। तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे आप। 13th क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द डकवर्थ लुईस मेथड यूज्ड इन क्रिकेट? क्रिकेट में जो डकवर्थ लुईस मेथड यूज होता है वो क्या होता है? अगर कोई बारिश आ जाए, मैच के अंदर बारिश आ जाए, तो आप किस तरीके से रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगे, उसके लिए ये डकवर्थ लुईस मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। देखिए, ये जो डकवर्थ लुईस थे, फ्रैंक डकवर्थ, को इन्वेंटर है डकवर्थ लुईस टर्न मेथड के। इनका निधन हो चुका है। ये एक स्टैटिस्टिशियन रहे हैं फ्रैंक डकवर्थ। इनका फॉर्मूला जो है वो रेन कर्टेल्ड क्रिकेट मैच में काफी काम आता है। सबसे पहले 1997 में इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर इसको यूज किया गया था, फिर आईसीसी ने इसको अडॉप्ट कर लिया था और 2001 के बाद से ही हम इसको यूज कर रहे हैं। अब जैसे मैं खेल चुकी हूं, दूसरी पारी जब आई, दूसरी इनिंग जब आई, बारिश आ गई, तो किस तरीके से उनके टारगेट सेट किए जाएंगे मैच का रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए, उसके लिए डकवर्थ लुईस मेथड जो है वो यूज किया जाता है ताकि एक फेयर टारगेट सेकंड टीम को दी जा सके, ठीक है। 84 की एज में इनका निधन हो चुका है। Which committee is officially known as the Committee on Reforms of Criminal Justice System? ये है मालिमत कमेटी। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए क्या है, आपको पता है भारत के जो कोड्स हैं वो ट्रांसफर कर दिए गए हैं। पुराने लॉ ब्रिटिश टाइम के थे, तो इंडियन पेनल कोड 1860 को हम भारतीय न्याय संहिता के नाम से जानते हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जानते हैं। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जानते हैं। ये 3 लॉज जो हैं अगस्त 2023 में ही सेंटर में इंट्रोड्यूस हो चुके थे, ठीक है। और 31 मेंबर की एक पार्लियामेंट्री कमेटी जिसके हेड थे बीजेपी के MP बृजलाल, इन कोड्स को रिव्यू करने के लिए कमेटी के हेड पे इनको बिठाया था। प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल चुका था 25 दिसंबर को, ठीक है। और अब इन कमेटीज का जिक्र न्यूज में था, तो इसलिए हम इस न्यूज को पढ़ रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की बात करते हैं, यानी इंडियन पेनल कोड को जो रिप्लेस करके आया है भारतीय न्याय संहिता, उसकी बात करते हैं। कुछ ऑफेंसेस को तो पुराने लॉ से ही उठाया गया है, जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म, ग्रुप रिलेटेड ग्रीवियस हार्ट या मर्डर, तो ये तो पुराने उससे ही उठाया है, ठीक है। और कुछ को नया इनकॉर्पोरेट किया है। नए वाले हैं ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म, इनको तो नया इंक्लूड किया है। टेररिज्म की परिभाषा बदली है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पहले इंक्लूड नहीं था, उसको इंक्लूड किया है। और कुछ पुराने ही हैं, जैसे मर्डर, असॉल्ट, ठीक है, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये ऑफेंसेस पुराने कानून से ही लिए हैं। टेररिज्म की बात करें तो यूएपीए की डेफिनेशन अब टेररिस्ट एक्ट के अंदर अडॉप्ट की जाएगी, ठीक है। पेनल्टी जो है डेथ से लाइफ इंप्रिजनमेंट तक होगी। और टेररिस्ट किसको कहेंगे? कोई भी वो इंसान जो देश की इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, या देश के अंदर लोगों के बीच में भय फैला रहा है, उसको टेररिस्ट की परिभाषा दे देंगे। तो इसको 5 साल की सजा से लेके लाइफ इंप्रिजनमेंट तक जो है वो हम दे सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है? जो पूरी प्लानिंग के साथ किया जाता है, जैसे किडनैपिंग है, एक्सटॉर्शन है, फाइनेंशियल स्कैम है, साइबर क्राइम है, बहुत बड़े लेवल पे जो काम होते हैं उनको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं। तो लाइफ इंप्रिजनमेंट से डेथ तक जो फाइन, लाइफ इंप्रिजनमेंट, ये सारी सजाएं इसमें निर्धारित की है। फिर मॉब लिंचिंग, इसके अंदर क्या होता है? 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलके किसी स्पेसिफिक ग्राउंड पे, रेस या कास्ट के आधार पे किसी इंसान से मारपीट कर रहे हैं,
तो ये पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा और इसमें भी आजीवन कारावास और डेथ की सजा सुनाई गई है। सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन, इसके अंदर क्या कहा गया है कि जो गैंगरेप वाले विक्टिम हैं उनकी उम्र 16 से 18 कर दी गई है, फ्रॉम 16 टू 18। ठीक है, पहले क्या होता था कि मतलब कि बच जाते थे लोग, अब 2 साल इसको बढ़ा दिया गया है, 16 से 18 कर दिया गया है। और एक और चीज इसके अंदर ऐड की है कि फॉल्स प्रोमिसेस करके या सेक्सुअल एक्ट्स, डिसेप्टिव, धोखाधड़ी, ये सब कुछ कि आप हमसे शादी कर ले और फिर लड़की के साथ बुरा काम किया जा रहा है, मैरिटल रेप जिसको कहते हैं, वो सब भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। अभी तक मैरिटल रेप की परिभाषा कहीं नहीं थी। सेडिशन रिवीजन, इसके अंदर क्या है, सेडिशन ऑफेंसेस को एलिमिनेट कर दिया, यानी कि अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ कह रहे हो तो वो पेनल्टी नहीं है, लेकिन आप देश की इंटीग्रिटी को अगर नुकसान पहुंचा रहे हो या किसी भी तरीके से आर्म्ड रेबेलियन वगैरह से आपके भाषण जुड़े हुए हैं तो आपको दोषी माना जाएगा। डेथ बाय नेग्लिजेंस, मतलब कि आपकी लापरवाही की वजह से अगर किसी की मौत हो रही है तो आपको 2 साल की सजा से बढ़ा के 5 साल की सजा के अंदर डाल दिया है। और डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण किसी की मौत हो रही है तो उनका लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं, मतलब उनका 2 साल का जेल का फाइन रखा है। ठीक है, इट ऑल्सो एड्स कम्युनिटी सर्विस एज फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। कुछ ऐसी होती है जहां पे आपको जेल वेल ना देके समाज की सेवा की सजा दे दी जाती है। ठीक है, द मैक्सिमम प्रिजन पेनल्टी फॉर हिट एंड रन इज 10 ईयर्स। हिट एंड रन केस के अंदर आपको मैक्सिमम 10 साल की सजा होगी। ये था आईपीसी जो बदल के भारत न्याय संहिता रखा है। अब जो सीआरपीसी था उसको बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसने सीआरपीसी, एग्जिस्टिंग सीआरपीसी को रिप्लेस किया है। डिटेंशन कंडीशंस जो हैं ये क्या है, बीएनएसएस अल्टर्स रूल्स फॉर अंडर ट्रायल रिस्ट्रिक्टिंग रिलीज ऑन पर्सनल बॉन्ड्स फॉर दोज एक्यूज्ड इन सीवियर ऑफेंसेस। मतलब कि मल्टीपल चार्जेस लगे हैं तो लाइफ इंप्रिजनमेंट होगी, कब क्या होगा, डिटेंशन कंडीशन, कब किसको किस परिस्थिति में डिटेन करना है, ये वाली बातें यहां है। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए क्या कहा है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर, नॉट जस्ट अ सब इंस्पेक्टर, एसआई से ऊपर वाला बंदा, तो जो मतलब कि आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा, तो मेडिकल एग्जामिनेशन की बात ये कही है। देन फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन क्या कह रहा है, इट मैंडेट्स फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फॉर क्राइम्स पनिशेबल बाय एटलीस्ट 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किन क्राइम्स में होगी, जहां पे सजा 7 साल, कम से कम 7 साल की सजा होगी। ठीक है, और आपके जितने भी एविडेंसेस इकट्ठे किए जा रहे हैं क्राइम सीन से, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड होगा तो ही उसको माना जाएगा। सैंपल कलेक्शंस भी जो है वो एक्सटेंड्स द पावर टू कलेक्ट फिंगर इंप्रेशन एंड वॉइस सैंपल इवन फ्रॉम इंडिविजुअल नॉट अंडर अरेस्ट। अगर जरूरत पड़ी सैंपल्स कलेक्ट करने की तो कोई बंदा जो अरेस्ट नहीं भी है उसके भी आवाज का सैंपल या फिंगर इंप्रेशंस लिया जा सकता है। ठीक है, कुछ टाइमलाइन के बारे में बात की गई है। टाइम बाउंड मैनर में काम होगा। मेडिकल रिपोर्ट जो है रेप विक्टिम की 7 दिन में बनके तैयार हो जानी चाहिए। जजमेंट 30 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। विक्टिम प्रोग्रेस का जो अपडेट है 90 डे के अंदर आ जाना चाहिए। और चार्ज फ्रेमिंग विद इन 60 डेज फ्रॉम द फर्स्ट हियरिंग, एक हियरिंग के लगभग 60 दिन के अंदर चार्ज फ्रेमिंग का जो शीट है वो तैयार हो जाना चाहिए, ये बात कहता है। 0 एफआईआर का प्रोविजन भी इसमें कह दिया। 0 एफआईआर क्या होता है, जरूरी नहीं जहां पे कत्ल वगैरह हुआ है, जहां पे क्राइम हुआ है वहीं के जुरिस्डिक्शन वाले थाने में एफआईआर हो, ऐसा जरूर नहीं है। आप कहीं पे भी उस क्राइम का जो एफआईआर है वो दर्ज करा सकते हो। देन इंडियन एविडेंस एक्ट, उसको बदल के आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस का डेफिनेशन एक्सपेंशन कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बहुत जरूरी है हर साक्ष्य के, हर प्रूफ के। प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस इस तरीके से कैटेगराइज कर दिए गए हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें मानी जाएंगी। ओरल और रिटन एडमिशन के अंदर क्या कहा गया है, ओरल और रिटन एडमिशंस जितने भी आएंगे ना उनको सेकेंडरी एविडेंस मानेंगे, और जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपने रिकॉर्ड किया है, वीडियो रिकॉर्ड किया है, उनको प्राइमरी एविडेंस मानेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स या मतलब आपसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, ईमेल, सेमीकंडक्टर मेमोरी, इन सब चीजों का यूज करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। कन्फेशन अगर पुलिस कस्टडी के अंदर लिया जा रहा है तो उसको इनएडमिसिबल माना जाएगा। मतलब कि जब तक मैजिस्ट्रेट उसको वैलिडेट नहीं करते, पुलिस वाले आपसे मारपीट करके भी किसी बात की हाँ भरवा सकते हैं, कन्फेस करवा सकते हैं, उसको वैलिड माना ही नहीं जाएगा। मैजिस्ट्रेट जो कहेंगे उसी को ही वैलिड माना जाएगा। ठीक है, जॉइंट ट्रायल्स भी ये भी इंक्लूड कर दिया है, जॉइंट ट्रायल्स भी इंक्लूड कर दिया। अब डिफरेंस क्या है दोनों कानूनों के बीच में उसको देख लीजिए। ये क्या कहता है, जो ओल्ड लॉ था वो 1860 में आया, 2023 में आया।
ये ब्रिटिश कॉलोनियल के दौरान है, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस है, बहुत मॉडर्न वैल्यूज ऐड कर दी गई। लैंग्वेज इसमें आर्केइक इंग्लिश थी, इसमें सिंप्लीफाइड और मॉडर्नाइज्ड लैंग्वेज है। यहाँ 511 सेक्शन है, आते हैं 358 सेक्शन है। ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट मतलब कि जो सेडिशन वगैरह था, नेशनल सिक्योरिटी पे लेस एम्फेसिस था और सेडिशन पे ज्यादा था। यहाँ सेडिशन पे फोकस कम किया है और टेररिज्म, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, इंटीग्रिटी, इन पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पहले जेंडर सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंदर लिमिटेड रिकॉग्निशन था मॉडर्न क्राइम्स का, अब जो है डिजिटल हैरासमेंट तक भी इंक्लूड कर दिया है, साइबर स्टॉकिंग, ये सब कुछ इंक्लूड कर दिया गया है। जेंडर न्यूट्रलिटी की अगर बात करें तो सर्टेन उसमें कुछ ही जेंडर स्पेसिफिक चीजें थी, अब मोर जेंडर न्यूट्रल प्रोविजंस बना दिए हैं। ठीक है, पहले क्या होता था कि ये महिला विशिष्ट कानून बना दिया, ऐसा अब नहीं है, अब जेंडर न्यूट्रल कर दिया। पुरुष के साथ गलत हो रहा है तो भी सजा है, महिला के साथ गलत हो रहा है तो भी सजा है। ठीक है, साइबर क्राइम्स बहुत कम रेफरेंसेस दिया हुआ था, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शंस बना दिए हैं। करप्शन और ब्राइबरी जनरल प्रोविजंस थे, अब डिटेल प्रोविजन बना दिए हैं। इकोनॉमिक ऑफेंसेस बहुत सारे इंक्लूड कर दिए हैं नए कानून में। देन अडल्ट्री, वहां क्रिमिनल ऑफेंस था, यहां डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। होमोसेक्सुअलिटी वहां क्रिमिनलाइज था, यहां डीक्रिमिनलाइज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंग। ब्लास्फेमी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस थे, यहां बैलेंस की अप्रोच रख दी है धर्म के खिलाफ अगर कोई कुछ कह रहा है। मैरिटल रेप यहां रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जा रहा था, यहां रिकॉग्नाइज भी किया गया है, उसको क्रिमिनलाइज भी किया है। इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, ये ट्रेडिशनल मेथड था, अब यहाँ पे मॉडर्नाइज मेथड से इंप्लीमेंट होगा। रिफॉर्म फोकस, यहाँ पे सिर्फ दंड था, यहाँ पे रिहैबिलिटेशन और रिफॉर्म्स। अगर किसी में सुधार की गुंजाइश लगती है तो सजा देनी जरूरी नहीं है, उसको रिफॉर्म या रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाएगा। अब कमेटीज की बात करते हैं। रिसेंट कमेटी कौन कौन सी बैठी? रणबीर सिंह कमेटी 4 मई 2020 को बैठती है। डॉक्टर रणबीर सिंह वाइस चांसलर जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने इसको हेड किया। जो 3 क्रिमिनल लॉज बने हैं, 3 कोर्ट्स बने हैं क्रिमिनल लॉज के, उनको रिव्यू करने के लिए। फिर माधव मेनन कमेटी 2007 के अंदर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म के लिए बनाए गए थे, ये हेड थे एनआर माधव मेनन। मालिमत कमेटी ऑफिशियली नोन एज कमेटी ऑन रिफॉर्म्स ऑन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है, ये चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका और केरला हाई कोर्ट रह चुके हैं। तो ये सारी न्यूज थी पूरे कानून के बारे में जो हमने डिटेल में पढ़ा। ठीक है, अब मैं एक बार पानी पी लूं, देन हम प्रोसीड करते हैं। How many gold medals did India win in freestyle wrestling at the under 23 Asian Wrestling Championship 2024? क्या कहता है, अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियन में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 4, कितने? 4, तो आंसर विल बी सी। तो 4 स्वर्ण पदक हमने जीते, टोटल 8 जीते हैं। 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है, 2 सिल्वर मेडल जीते हैं और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो 4 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। इंडिया टॉप पे रहा 8 मेडल्स के साथ। अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप था ये अमान जॉर्डन के अंदर। इंडिया ने 8 मेडल जीते, ये बता दिया। कजाकिस्तान सेकंड प्लेस पे रहा, ठीक है, और किर्गिस्तान थर्ड प्लेस पे रहा है। 16th क्वेश्चन क्या कहता है, नेम द हरिकेन दैट ग्रू टू एन एक्सट्रीमली डेंजरस कैटेगरी 4 इज सेड टू कॉज मैसिव डैमेज अक्रॉस द कैरिबियन विंडवर्ड आइलैंड। क्या कहता है, ये एक्सट्रीमली डेंजरस कैटेगरी के अंदर डालने वाला हरिकेन कौन सा था? ये था हरिकेन बैरिल, ठीक है, नाम क्या है? हरिकेन बैरिन, यानी कि 2। जब बारबाडोस से अपनी टीम इंडिया आ रही थी, वो भी यहां पे फंस गई थी इस हरिकेन के अंदर, तो कैटेगरी 4 में इसको डाला है। बारबाडोस, ग्रेनाडा, ट्रिनिडाड, टोबैगो, इन सब एरियाज के अंदर ये प्रभाव दे रहा है अपना। आपको पता है हरिकेन एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म की तरह है, ट्रॉपिकल साइक्लोन की तरह है, एरिया वाइज बस नाम बदले जाते हैं। कैसे, आप देखिए, समझे, कहीं इसको हरिकेन कह रहे हैं, कहीं इसको चक्रवात कह रहे हैं, कहीं इसको टाइफून कह रहे हैं। तो अटलांटिक ओशियन और ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक में इनको हरिकेन कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में इनको हम टाइफून कहेंगे, साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशियन में हम इनको साइक्लोन कहेंगे। तो इस तरीके से ये नाम अलग अलग हैं, बस बात एक ही है। वेयर विल द 13th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मैत्री बी कंडक्टेड? मैत्री एक्सरसाइज का 13th एडिशन कहां हो रहा है? फोर्ट वचिरापकरण इन टाक प्रोविंस, थाईलैंड के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका आएगा। तो ये क्या कह रहा है, जो मैत्री एक्सरसाइज है वो 1 से 15 जुलाई 2024 में कंडक्ट की जा रही है। कहां पे? वचिरापकरण इन टाक प्रोविंस, थाईलैंड। ये एडिशन जो है उमरोई मेघालय, सितंबर 2019 में उमरोई मेघालय में हुआ था, ठीक। एक एनुअल ट्रेनिंग इवेंट है इंडिया और थाईलैंड के बीच में, ऑल्टरनेटिवली होता है 2006 से ही, एक बार इंडिया में फिर एक बार थाईलैंड में, ठीक है।
तो ये 1 से 15 जुलाई के बीच में शेड्यूल किया गया है। इंडियन आर्मी के 76 मेंबर इसके अंदर जा रहे हैं, ठीक है, प्राइमरली फ्रॉम लद्दाख स्काउट्स, और रॉयल थाईलैंड के भी 76 पर्सनल इसके अंदर जा रहे हैं, ठीक है। और कौन कौन सी एक्सरसाइज हमारे बीच में है मिलिट्री एक्सरसाइज? आर्मी की मैत्री इंडिया और थाईलैंड के बीच में, नेवल एक्सरसाइज इंडो थाई कॉर्पेट, और एयरफोर्स की सियाम भारत। तो ये 3 एक्सरसाइजेज जो हैं इंडिया और थाईलैंड के बीच में चलती है। What is the title of the English translation of मनोज बाजपेयी बायोग्राफी? मनोज बाजपेयी जी की जो बायोग्राफी है उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? द डेफिनेट बायोग्राफी। मनोज बाजपेयी द डेफिनेट बायोग्राफी, ठीक है, आंसर इज डी। क्या है ये? मनोज बाजपेयी की द डेफिनेट बायोग्राफी ट्रांसलेट हो चुकी है इंग्लिश में बाय जर्नलिस्ट रोहित वत्स। रोहित वत्स ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। हिंदी बुक जो है वो पांडे की थी ओरिजिनल, जिसका नाम था कुछ पाने की जिद। हिंदी में कुछ पाने की जिद और अंग्रेजी में इसका नाम है द डेफिनेट बायोग्राफी। 2019 में मनोज बाजपेयी जी को पद्मश्री का भी अवार्ड मिला था उनके आर्ट में, मतलब उनके क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन के लिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट नेक्सस। ये एक मल्टीलेटरल इंटरनेशनल इनिशिएटिव है टू इनेबल इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट बाय इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम। क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट करने के लिए फास्ट सिस्टम के लिए ये एक प्रोजेक्ट है, बिल्कुल सही। It aim to connect the FPs यानी फास्ट पेमेंट सिस्टम्स ऑफ 4 एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस। आसियान के साउथ एशियन नेशन के 4 लोगों के कोलैबोरेशन से इसको किया जा रहा है। दोनों ही बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन क्या आएगा? सी। देखते हैं प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है। प्रोजेक्ट नेक्सस, आरबीआई हैज जॉइंड प्रोजेक्ट नेक्सस अ मल्टीलेटरल इंटरनेशनल इनिशिएटिव। मल्टीलेटरल है यानी कि बहुत सारी कंट्रीज इसके अंदर इंक्लूड हैं, और किस चीज के लिए है? क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट बहुत जल्दी तरीके से फास्ट पेमेंट सिस्टम के जरिए से क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट करना है, तो प्रोजेक्ट नेक्सस बनाया गया है, ठीक है। ये दिस इज कंसेप्चुअलाइज्ड बाय, ये कंसेप्ट किसका था? बैंकिंग फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS का था, उसके इनोवेशन हब का था। इंडिया का जो यूपीआई है, मलेशिया के, फिलीपीन के, सिंगापुर के और थाईलैंड के, इंडिया का यूपीआई, ऐसे ही मलेशिया का कोई फास्ट प्रोसेसिंग सिस्टम होगा, ऐसे ही फिलीपींस का, ऐसे ही सिंगापुर, ऐसे थाईलैंड, ये सारे इंटरलिंक करेंगे इस नेक्सस के थ्रू। इसमें कौन कौन से देश मिल रहे हैं बताया मैंने, 4 देश, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया इनको ज्वाइन कर रहा है, टोटल 5 हो गए, ठीक है। इंडोनेशिया भी इसमें भविष्य में आ सकता है और बाकी कंट्रीज में भी ये फैल सकता है। 20th क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द करंट कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ बोर्नियन एलिफेंट ऑन द IUCN रेड लिस्ट। करंट स्टेटस क्या है इसका? एंडेंजर्ड। जो बोर्नियन एलिफेंट है, जो बहुत छोटे कैटेगरी के हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं साइज में, ये अब एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बिल्कुल कम रह गई है। एलेफस मैक्सिमस बोर्निसिस ये इनका साइंटिफिक नेम है। लगभग 1000 इनकी प्रजाति रह गई है, केवल 1000 ही अब इनकी जनसंख्या रह गई है। ऑयल पाम प्लांटेशन के चलते इनको सीवियर थ्रेट जो है वो देखना पड़ता है। इनका साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है, 2.5 मीटर की हाइट के ही होते हैं, 2.5 से 3 मीटर की हाइट के। एशियन एलिफेंट हैज बीन क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड बाय IUCN सिंस 1986। जो एशियन एलिफेंट्स हैं उनको भी एंडेंजर्ड घोषित कर दिया है और इनको भी एंडेंजर्ड घोषित कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, हु वन द लियन मास्टर चेस चैंपियनशिप फॉर द 10th टाइम। 10वीं बार लियन मास्टर चेस चैंपियनशिप किसने जीता है? विश्वनाथन आनंद ने। विश्वनाथन आनंद ने, बहुत खिताब है इनके नाम। आप देखिए, फर्स्ट टाइम वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने, 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने जैम सैंटोस लतासा को, जो स्पेन के थे, उनको हराया है लियोन मास्टर चेस टूर्नामेंट में। ये लियोन सिटी ऑफ स्पेन में हो रहा था, ठीक है। टूर्नामेंट में 4 प्लेयर्स जो हैं वो खास रहे। विश्वनाथन आनंद के बारे में अगर हम बात करें, ये यंगेस्ट इंडियन रहे हैं इंटरनेशनल मास्टर नॉर्म्स को जीतने वाले। 15 साल की उम्र में इंटरनेशनल मास्टर के खिताब ले रहे हैं। इंडिया के पहले चेस ग्रैंड मास्टर 1988 में यही रहे हैं। वर्ल्ड चेस चैंपियन 5 टाइम जीत चुके हैं, ठीक है, ये वर्ल्ड चेस चैंपियन 5 टाइम जीत चुके हैं। आनंद इन अप्रैल 2006 बिकेम द 4th प्लेयर आफ्टर गैरी, व्लादिमीर क्रैमनिक, वेस्लिन टोपालोव, 3 ये, और चौथे प्लेयर विश्वनाथन आनंद रह चुके हैं एलो रेटिंग मार्क्स को लेने वाले, ठीक है। तो ये विश्वनाथन आनंद के बारे में सारी बातें थी। 22nd क्वेश्चन क्या कहता है? हु इज द फर्स्ट इंडियन पर्सनैलिटी टू बी ऑनर्ड विद द पाडोवाला
कैरियर एस्कोना लेकार्नो टूरिज्म। तो किसको मिला है ये शाहरुख खान को मिला है। शाहरुख खान को पहले पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक है, क्या है ये सारी बात देखते हैं। शाहरुख खान को प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, जिसको हम करियर लियोपार्ड या पार्डो एला कैरियरा एट द 2024 लेकानो फिल्म फेस्टिवल स्विट्जरलैंड के अंदर ये अवार्ड जो है वो शाहरुख खान को मिला है। ये पहली इंडियन पर्सनालिटी हैं इस खिताब को लेने वाली, और इनको 2005 में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच बैंक रिसीव द अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24? तो इट्स आंसर इज बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी जो है वो रहेगा इसका, बैंक ऑफ इंडिया। देखिए क्या कहता है, बैंक ऑफ इंडिया को अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड जो है वो मिला है किससे? पीएफआरडीए से, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी से, लगातार दूसरे साल। ठीक है, और इन एडिशन इसको एक और अवार्ड मिला है, अटल पेंशन योजना अल्टीमेट चैंपियंस कप भी इसको ही मिला है। तो यही बात यहां लिखी हुई है। ठीक है, बीओआई 1906 में स्थापना हुई थी, 1969 में इसको नेशनलाइज किया था, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, सीएमडी इसके रजनीश कर्नाटक है। नेक्स्ट न्यूज क्या कहती है, व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ विमेन एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स अंडर द मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम? महाराष्ट्र की ये स्कीम है, इसमें 21 से 65 साल की उम्र की लड़कियों को 1500 रुपए पर माह मिलेंगे। ठीक है, 1500 रुपए पर माह मिलेंगे। महाराष्ट्र की ये स्कीम है, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने इसको अनाउंस किया और ये 1 जुलाई से इंप्लीमेंट हो रही है। नाम क्या है? मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम। विमेन जो है 1500 रुपए पर महीने लेगी। 21 से 61 पहले था, अब उसको बढ़ा के 21 से 65 कर दिया है। ठीक है, 21 से 65 कर दिया। कौन कौन सी महिलाएं इसमें आएंगी? ओनली मैरिड, विडोड, डाइवोर्स, डेस्टिट्यूट एंड अबंडेंट विमेन ही इसके अंदर अप्लाई कर सकती है। सिंगल अनमैरिड विमेन भी इसमें आ सकती है। ठीक है, और जिनकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, वो इसमें नहीं आएंगी। तो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए एनुअल इनकम। हु बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड? नीदरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर, आपको पता है मार्क र्यूट तो नेटो के प्रेसिडेंट बन गए थे। ठीक है, नेटो के प्रेसिडेंट बन गए थे, तो अब मार्क र्यूट को हटा के कौन बने हैं? डिक स्कूफ। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? डी। तो मोदी जी ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है कि अब जो मार्क र्यूट थे, जो नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल होंगे नेटो के, उनकी जगह प्राइम मिनिस्टर नीदरलैंड के बने हैं डिक स्कूफ। कैपिटल क्या है नीदरलैंड की? एम्स्टरडैम। करेंसी क्या है? यूरो। मोनार्क जो है कौन है? विलियम अलेक्जेंडर। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी हैज अ बायोग्राफी टाइटल स्वर स्वामिनी आशा? कहता है कि कौन सी पर्सनालिटी को बायोग्राफी का मतलब एक खिताब मिला है? आशा भोसले को। ठीक है, आशा भोसले जी को ये स्वर स्वामिनी आशा का विमोचन, आशा भोसले की जीवनी है पूरी इसके अंदर। इसमें लगभग 90 ऑथर्स ने, 90 लेखकों ने मिलकर इसके अंदर काम किया है आशा भोसले के लिए। और इस पूरे जब ये विमोचन हो रहा था इस किताब का, कौन स्पेशल पर्सनालिटी वहां पे थी? आरएसएस चीफ मोहन भागवत, मुंबई बीजेपी प्रेसिडेंट आशीष शेलार, पंडित हृदयनाथ मंगेशकर और सोनू निगम और बहुत और दिग्गज लोग जो है वहां पे शामिल हुए थे। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द संपूर्णता अभियान? संपूर्णता अभियान किसने इनिशिएट किया है? नीति आयोग ने। क्या है ये संपूर्णता अभियान? देखिए, नीति आयोग ने, आपको पता है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम चलाए थे। तो अब उन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 112 और 100 एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम को सैचुरेशन पॉइंट पे ले जाने के लिए संपूर्णता अभियान चलाया है। 3 मंथ का ये कैंपेन रहेगा, 4 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में। ठीक है, इसमें क्या होगा? जो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं और 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं, उनको सैचुरेशन पे लेके जाना है, उनको हर तरीके से बढ़िया करना है। क्या क्या चीजें अच्छी की जाएंगी? एंटीनेटल केयर दिया जाएगा, डायबिटीज से लड़ना है, हाइपरटेंशन कम करना है, प्रेग्नेंट वुमेन को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन पहुंचाना है, सोइल हेल्थ कार्ड्स को जनरेट करना है और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने हैं, ताकि ब्लॉक्स के अंदर महिलाएं और उन्नत तरीके से काम कर सके। फिर यही सब बातें यहीं पे लिखी हुई है। ठीक है, सेम इन 6 चीजों के अंदर संपूर्णता अभियान चलेगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो 2018 में चला था और एस्पिरेशनल ब्लॉक 2023 में लॉन्च हुआ है। ठीक है, इसमें 112 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसमें 500 ब्लॉक हैं 329 डिस्ट्रिक्ट के। 5 थीम: हेल्थ और न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ 5 थीम है: हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, बेसिक इंफ्रा और सोशल डेवलपमेंट। 81 इंडिकेटर्स में प्रोग्रेस करना है, यहाँ 40 इंडिकेटर्स में प्रोग्रेस करना है। तो ये दोनों स्कीम्स के बारे में डिफरेंस था।
28th क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एरिया निर्माण लॉ। उत्तर प्रदेश विल बी द फोर्थ स्टेट टू अडॉप्ट दिस लेजिस्लेशन। बिल्कुल सही है। पहले 3 स्टेट हैं गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, ये भी सही है। आंसर क्या आएगा? सी, दोनों बात सही है। क्या है ये? उत्तर प्रदेश निर्माण बिल 2024। देखो, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ड्राफ्ट का नाम ही है इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन एरिया बिल, यानी निर्माण 2024। क्या करना है? स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन तैयार करने हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र तैयार करने हैं जिनके थ्रू यूपी जो है वो आगे काम करेगा, क्योंकि इनका मकसद क्या है कि हमको 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। ठीक है, तो ऐसे चार रीजन्स ऐसे सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, पूरा यूपी 20,000 एकड़ लैंड पे मतलब कि पूरा ये बसा हुआ है, और इसके अंदर इसी मॉडल पे पहले 3 स्टेट और काम कर रहे हैं, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटका, चौथा यूपी होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? जो ये SIR यानी कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स एलोकेट किए जाएंगे, अलग से क्षेत्र बना दिए जाएंगे कि हमको इन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करना है, उनका क्लस्टर बना दिया जाएगा ताकि वहां पे हर तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, कर क्यों रहे हैं? क्योंकि अपने को 1 ट्रिलियन मतलब यूपी कह रहा है कि मुझे 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। MOU साइन हो चुका है इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन और MSME के बीच में। ठीक है, तो यूपी ने बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये पूरा काम सौंप दिया है कि आपको अब ये सारा काम करना है। मल्टीपर्पज हॉल जो है लखनऊ और वाराणसी में बन रहे हैं, भारत मंडपम दिल्ली की तरह ही अब ये काम वाराणसी और लखनऊ में भी हो रहा है, यानी काम शुरू हो चुका है भाई। 29th क्वेश्चन क्या कहता है? विच कंट्री पार्टिसिपेट्स विद इंडिया इन द बायलैटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। एक्सरसाइज का नाम है नोमैडिक एलिफेंट, इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है। तो आंसर क्या आएगा? ए, मंगोलिया। ठीक है, क्या है ये देखते हैं। 16th एडिशन इसका हो रहा है 3 से 16 जुलाई मेघालय उमरोई के अंदर। 2004 से ही मंगोलिया के साथ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। 15th एडिशन मंगोलिया के उलन बतार में हुआ था, 16th इंडिया के मेघालय में हो रहा है। ठीक है, ये सेमी अर्बन और माउंटेनियस रीजन के अंदर सेमी कन्वेंशनल तरीके से किया जाता है। और कौन कौन सी फेमस एक्सरसाइजेस इंडिया की है? वज्र प्रहार हम करते हैं यूएस के साथ, सादा तानसीक हम करते हैं सऊदी अरेबिया के साथ, शक्ति फ्रांस, अजय वॉरियर यूके के साथ, हैंड इन हैंड चाइना के साथ, इंद्र रशिया के साथ, मैत्री थाईलैंड के साथ और संप्रति बांग्लादेश के साथ ये भारत एक्सरसाइज करता है। व्हाट डज एडजर्नमेंट सिनेडाई रेफर टू? एडजर्नमेंट सिनेडाई होता है जब भविष्य की डेट बताए बिना ही लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन ऐसा कह दें कि हम इस मीटिंग को स्थगित कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, कब मिलेंगे नहीं पता। ठीक है, यानी टर्मिनेटिंग अ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर अ इनडेफिनिट टाइम पीरियड। इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए सिटिंग को स्थगित कर देना। तो अभी जो है फर्स्ट सेशन लोकसभा का वो मीटिंग कर रहा था। ठीक है, और 264th सेशन राज्यसभा का, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है तो इसलिए इसका 264th सेशन था। ठीक है, 24 से 27 जून, 24 जून को लोकसभा का फर्स्ट सेशन एडजर्नमेंट सिनेडाई किया गया और 27 जून को राज्यसभा का सेशन। तो ये बात क्या कही गई है भाई? ये काम करता कौन है? एडजर्नमेंट सिनेडाई क्या होता है? पार्लियामेंट की सिटिंग को इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए रीअसेंबली की डेट बताए बिना स्थगित कर देना। ये पावर किसके पास होती है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होती है कि अब जो बात है वो हमने कर ली है, अब इसको हम स्थगित कर रहे हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डिफरेंस है, बहुत डिटेल में मैंने लेक्चर्स बनाए हुए हैं पॉलिटी के, आप जा सकते हो प्लेलिस्ट पे देखने। लोकसभा के अंदर डायरेक्ट इलेक्शन होता है, राज्यसभा के अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। मिनिमम एज 25 साल होती है मेंबर बनने के लिए, यहाँ 30 साल होती है। ये 5 साल का कार्यकाल रखते हैं, ये परमानेंट है। यहाँ पे स्पीकर होते हैं हेड ऑफ द हाउस, यहाँ वाइस प्रेसिडेंट जिसको राज्यसभा का चेयरमैन भी कहा जाता है। कॉम्पोजिशन मैक्सिमम 550, ठीक है, स्टेट से 530 और 20 जो है यूटी से होते हैं। अभी स्ट्रेंथ 543 की है। यहाँ मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, 238 स्टेट से, 12 नॉमिनेटेड होते हैं। अभी 245 मेंबर्स यहाँ पे है। इलेक्टोरल कॉलेज 18 प्लस एज का कोई भी बंदा लोकसभा इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। यहाँ एमएलए जो हैं वो हिस्सा लेते हैं राज्यसभा के इलेक्शन में। अगला सवाल क्या कहता है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी विल द फर्स्ट बायोप्लास्टिक पार्क बी सेटअप? लखीमपुर खेरी के अंदर पहला बायोप्लास्टिक पार्क जो है वो बनाया जा रहा है, लखीमपुर खेरी के अंदर। क्या है इसके बारे में देख लेते हैं भाई। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है बायोप्लास्टिक पार्क जो है गोरखनाथ लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2000 करोड़ की लागत लगा के बना रही है। डेवलप कौन करेगा? बलरामपुर शुगर मिल फर्म जो है वो एक पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट मॉडल पे इसको बना रही है। ठीक है, और नोडल एजेंसी कौन होगा इसके लिए? उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी।
ठीक है, ये इसके लिए नोडल एजेंसी की तरह काम करेगा। बायोप्लास्टिक क्या होता है? जो नेचुरल तरीके से प्लास्टिक तैयार किए जाते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। What is the main objective of ई सांख्यिकी पोर्टल? जितने भी डेटाज इंडिया के अंदर होते हैं उनको एक जगह कलेक्ट करना ई सांख्यिकी पोर्टल का ऑब्जेक्टिव है। टू स्टैब्लिश ए कॉम्प्रिहेंसिव डाटा मैनेजमेंट एंड शेयरिंग सिस्टम। तो ये ई सांख्यिकी सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर आएगा। स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को मनता है। डॉक्टर अरविंद पानागरिया जो अभी 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, ये रियल टाइम इनपुट देगा प्लानर्स का, पॉलिसी का, फॉर्मुलेशंस का, सारे लोगों को जितना भी डाटा रिलेटेड काम है ई सांख्यिकी पोर्टल पे वो सारा डाटा लोगों को अवेलेबल होगा। Who has been designated as next foreign secretary of India? भारत के नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी किसको बनाया है? विक्रम मिस्री को। तो ऑप्शन क्या आएगा? सी, विक्रम मिस्री। अभी तक कौन थे और ये क्या कर रहे थे देखते हैं। देखिए, विक्रम मिस्री को नया फॉरेन सेक्रेटरी बनाया है। 15 जुलाई से अपनी जॉब पे आ जाएंगे विनय कवात्रा को सक्सीड करके। पहले विनय कवात्रा जी थे, अब ये विक्रम मिस्री जी आएंगे। मिस्री जी भारत की तरफ से चाइना में एम्बेसडर रह चुके हैं 2019 से 21। जो गलवान वैली का विवाद हुआ था भारत और चीन के बीच में, उस समय यही एम्बेसडर थे। म्यांमार और स्पेन में भी भारत के एम्बेसडर ये रह चुके हैं और 3 प्राइम मिनिस्टर को सर्व कर चुके हैं, आई के गुजराल, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच एस्टेरॉयड विल बी स्टडीड बाय इसरो अलोंग विद जापान, नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी व्हेन इट इज क्लोजेस्ट टू अर्थ इन 2029? कौन से एस्टेरॉयड को भारत भी स्टडी करेगा इन तीनों के साथ मिलके? उसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? उसका नाम है एपोफिस, यानी कि बी। ठीक है, उसका नाम है एपोफिस। 2029 में ये एस्टेरॉयड भारत के यानी धरती के सबसे करीब होगा और उस समय इसको स्टडी किया जाएगा जापान की जाक्सा, अमेरिका की नासा और यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर। इंडिया भी पार्टनरशिप कर रहा है। ये लगभग 335 मीटर वाइड होगा और इसका नाम जो है इजिप्शियन गॉड ऑफ क्योस एंड डार्कनेस के नाम पे रखा गया है। 2004 में इसको डिस्कवर किया गया था। एस्टेरॉयड्स होते क्या है? ये रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सन के ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं, प्लैनेट से छोटे होते हैं, इसलिए इसको माइनर प्लैनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द थीम फॉर द 102nd इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे इन 2024? कोऑपरेटिव डे 2024 की थीम क्या थी? कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका? ए। क्या है ये? इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव एक एनुअल सेलिब्रेशन होता है पूरे विश्व में कोऑपरेटिव मूवमेंट्स को दिखाने के लिए, बताने के लिए। ठीक है, 1923 से ही जुलाई के फर्स्ट सैटरडे को इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के द्वारा। इंसिडेंटली इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे 2024 जब पड़ा, क्योंकि डेट तो है नहीं, दिवस है, जुलाई का जो पहला शनिवार आया 6 जुलाई को, वो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यानी हमारे गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम कोऑपरेशन, अमित शाह जी, उसका 3rd फाउंडेशन डे भी था। ठीक है, तो 102nd को इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे का जो थीम है वो है कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। ठीक है, तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, उन्होंने एड्रेस किया सहकार से समृद्धि। ये इंटरनेशनल डे भी था कोइंसिडेंटली और इनका फाउंडेशन डे भी था। ठीक है, तो इन्होंने कुछ स्कीम्स लॉन्च की है। 50% असिस्टेंस देंगे जो फार्मर नैनो फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं, इस तरीके की कोई स्कीम जो है वो इन्होंने अनाउंस की है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने भारत ऑर्गेनिक आटा, ये आटा नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड ने प्रोड्यूस किया है, इसको भी लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर 2021 में फॉर्मुलेट हुई थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल पॉलिसी बनाते हैं। उसके बाद हु इज द ऑथर ऑफ बुक कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट? टर्निंग पॉइंट कारगिल वॉर के लेखक कौन है? ये है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पारनायक। ऑप्शन नंबर कर्नल एम.बी. रविंद्रनाथ। ठीक है, एम.बी. रविंद्रनाथ जो है द टर्निंग पॉइंट पुस्तक के लेखक हैं। अब ये रिटायर्ड कौन है, इनके बारे में तो ये पूरी बात है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर, इन्होंने तो ये बुक लॉन्च की है। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पारनायक, इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है, कारगिल वॉर की बुक को लॉन्च किया है। पूरा नाम क्या है? कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। ठीक है, इसके ऑथर कौन है? वीर चक्र अवॉर्डी लेट कर्नल एम.बी. रविंद्रनाथ ने इस बुक को लिखा था। तो अब इसको लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर ने। Who is appointed as the डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल कौन है? धीरेन्द्र ओझा जी। धीरेन्द्र ओझा जी को पीआईबी का प्रेस डायरेक्टर जनरल बनाया है। तो सीनियर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के ये ऑफिसर रह चुके हैं धीरेन्द्र ओझा जी, इनको अपॉइंट किया है पीआईबी के डायरेक्टर जनरल। ये शेफ अली सहारन को रिप्लेस करेंगे।
ठीक है, उनकी जगह भी आएगी। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मोइडम्स ऑफ असम। मोइडम ऑफ असम बरियल साइट थी जिसको सबसे पहले यूनेस्को ने टेंटेटिव लिस्ट में अप्रैल 2014 में इंक्लूड किया। मोइडम्स आर द फॉर्म ऑफ माउंट बरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी। 13 से 19 सेंचुरी के बीच में ये एक माउंट बरियल सिस्टम की तरह यूज किया गया है और पहले जो है इस मेथड से ही सारा कुछ दफनाते थे, बाद में हिंदू का क्रेमेशन मेथड इंक्लूड हुआ है। सारी बातें बिल्कुल सही है, एक बार जान लेते हैं इसके बारे में क्या है ये देखिए। देखो, अहोम इरा के अंदर जो मोइडम्स थे वो रेस्टिंग प्लेस थे रॉयल फैमिली के। यूनेस्को की जो आइकोमोस है, मतलब जो एडवाइजरी बॉडी है, उसने कहा था कि हमको इनको इंक्लूड करना चाहिए यूनेस्को हेरिटेज साइट में। अप्रैल 2014 के अंदर जो टेंटेटिव लिस्ट बनी थी उसमें इनका नाम इंक्लूड किया गया और 2023-24 में एकमात्र चीज है जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट के भारत की तरफ से जा रही है। देखो क्या कह रहा है ये जो मोइडम्स हैं वो क्या थे। ये माउंट बरियल सिस्टम था अहोम डायनेस्टी का। 13वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी, लगभग 600 साल इन्होंने राज किया है। ठीक है, और ये क्या है, आप इनको चाइना के टॉम से या इजिप्ट के पिरामिड से भी आप लिंक कर सकते हो। लगभग 600 साल, जब तक ब्रिटिश ने असम को एनेक्स नहीं किया 1826 में, तब तक ये अहोम का ही राज था। ठीक है, जो इनका एक प्लेस था, जो इनकी कैपिटल थी अहोम की, क्या थी, चरादियो। ये 400 किलोमीटर ईस्ट ऑफ गुवाहाटी, इतने प्लेस पे अहोम की जो कैपिटल थी, इस कैपिटल को किसने स्टैब्लिश किया था, चाओ लुंग सिउ का फा, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, 1253 के अंदर ये फाउंड की गई थी कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे दफनाने का काम इसी तरीके से होता था, इनको माउंट बरियल की तरह यूज करते थे। जो हिंदुओं का सिस्टम था क्रिमेशन का, वो 18 सेंचुरी के बाद अपनाया गया था। ठीक है, तो अहोम रॉयलिटी, मोर्टल रिमेन्स ऑफ अहोम रॉयलिटी आर हाईली वेनरेटेड, मतलब कि बहुत तरीके से ये सारा काम यहाँ पे ये करते थे। व्हाट टाइप ऑफ स्पीसीज इज सेना स्पेक्टेबिलिस क्लासिफाइड एज इन इंडिया। कहता है कि किस तरीके की स्पीसीज है सेना स्पेक्टेबिलिस भारत में क्लासिफाई की गई है। ये इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है। देखो क्या हुआ, लेग्यूम फैमिली की है, तमिलनाडु का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत बड़े स्केल पे इसको इरोड कर दिया है, इसको क्लियर कर दिया है, क्योंकि ये इन्वेजिव थी, हमारी वनस्पतियों को नुकसान पहुंचा रही थी। ठीक है, ये मीडियम टू बिग ट्री, नेटिव टू साउथ और सेंट्रल अमेरिका के अंदर पाई जाती है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, ब्राइट येलो फ्लावर इसके अंदर होते हैं। ठीक है, फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज है और टर्माइट रेजिस्टेंस है ये, लेकिन ये क्या एसिडिक सॉइल के अंदर भी टॉलरेट कर जाती है। इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है, तो भारत ने इट वॉज इंट्रोड्यूस एज शेड ट्रीज फॉर कॉफी एंड फायरवुड, कॉफी और फायरवुड के लिए इसको शेड ट्री घोषित किया है और IUCN रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर है। कहां पे देखी गई है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के अंदर। जो ये टाइगर रिजर्व है ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के जंक्शन पे मिलता है, तमिलनाडु के इरोड डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये एरिया मुद्दुमलई टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बियार टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका, इन सबसे कंटिगुअस क्षेत्र के अंदर है, उनसे मतलब छूता है। ठीक है, These reserves forming the नीलगिरी बायोस्फीयर लैंडस्केप, मतलब कि जहां पे 280 टाइगर, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या जहां टाइगर की है, ये रिजर्व उन क्षेत्रों में पड़ते हैं। मेनली यहाँ रीजन है भवानी, मोयार और नोयल रिवर यहां से होके बहती है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का इंटीग्रल पार्ट वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। 40th क्वेश्चन क्या कहता है, विच कंट्री विल होस्ट द 25th सेशन ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट इन 2025। तो कौन इसको होस्ट करेगा, इसको होस्ट करेगा चाइना। क्या कह रहा है, चाइना इसको SCO को होस्ट करेगा 2024। द 24th मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट ऑफ SCO टुक प्लेस ऑन 4 जुलाई इन अस्ताना कजाकिस्तान। होस्ट कजाकिस्तान प्रेसिडेंट रहे हैं, लोकेशन रही अस्ताना द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। ठीक है, सेवरल वर्ल्ड लीडर्स जो है उन्होंने इस समिट में पार्टिसिपेट किया है, जैसे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, पाकिस्तान प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ और UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। तो इस मीटिंग के अंदर हिस्सा लिया। की डेवलपमेंट्स क्या है, बेलारूस जो है वो SCO को ज्वाइन करेंगे 10th फुल मेंबर की तरह। ठीक है, पहले इनको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ था। कॉम्बैटिंग टेररिज्म पे फोकस रहेगा। SCO एक्सपैंड कर रहा है, शुरुआत में 5 मेंबर थे, इंडिया पाकिस्तान ने 2017 में ज्वाइन किया, 9th मेंबर 2023 में ईरान रहा और अब बेलारूस उसके अंदर ऐड कर रहा है एज ए 10th मेंबर। 25th SCO समिट जो है, नेक्स्ट जो SCO समिट होगी उसको चाइना होस्ट करेगा। ठीक है, कजाकिस्तान से ये पद जो है चाइना को मिलेगा होस्ट करने का।
और हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना के अंदर इसका है। परमानेंट मेंबर 10 हो चुके हैं इंक्लूडिंग अब वाला बेलारूस, और ऑब्जर्वर स्टेटस अभी अफगानिस्तान और मंगोलिया का इसमें है। क्वेश्चन ऑफ द डे आपको दिखाई दे रहा है, हु इज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन के हेड कौन है, ये आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और आपको एक पूरा आइडिया लग गया है पूरी न्यूज का। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।